हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी मां भारती के लाडलों को वंदे मातरम। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। मैं कहना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, पांव ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। तो वह सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और अपने धैर्य और अपने टारगेट को, लक्ष्य को टारगेट करते हुए मां बाप के सपने को साकार करने के लिए कमर कस लीजिए। और हमेशा की भांति आज पुनः अपनी इस जीके जीएस की स्पेशल सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और हमेशा की भांति 80% क्वेश्चन आर्मी के आईओए पेपरों का ओरिजिनल और 20% क्वेश्चन वो लाता हूं मैं जो सिलेक्टिव और जिनकी 100% एग्जाम में आने की संभावना है। आप यूं ही इस क्लास को पूरी ले। मैं कहता हूं आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। जो भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका ये लाइव टेलीकास्ट आपके सामने जो क्लास हो रही है, लाइव चैट के माध्यम से अधिक उन प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। यह आपका टेस्ट है, आपका मूल्यांकन, अपने आप से अपना मूल्यांकन करते जाएं। तो चलो आपकी समय की नजकता को देखते हुए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। क्लास से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 9 फरवरी 2024 साढ़े 4 बजे से मेजर कोचिंग क्लासेज के अंदर आर्मी का ऑफलाइन लिखित बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो आपके साथ मेजर कोचिंग क्लासेज की अनुभवी टीम आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। तो आइए जुड़िए और मां बाप के सपनों को साकार करने के लिए मां भारती के सेवा में जाने का अपना सपना पूरा कीजिए। तो मैं ले चलता हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया, यानी भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अधिनियम के ऊपर वीटो लगाने का पावर देता है, जिससे वो पुनः जेबी वीटो लगाने का पावर देता है, जिससे वो पुनः संसद के अंदर चर्चा के अंदर बिल नहीं लाया जा सकता है। आज तक भारत के इतिहास में मात्र एक बार हुआ, वो किन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मैं बात करूं तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यदि आपको पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वीवी गिरी की मैं बात करूं तो एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति, ये किसी भी दल से संबंधित नहीं थे, एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए वीवी गिरी। मैं बात करूं नीलम संजीव रेड्डी तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, इनके सामने किसी ने चुनाव भी नहीं लड़ा, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र निर्दलीय पूछे तो वीवी गिरी। और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया वो है ज्ञानी जेल सिंह। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1950, सन 1952, सन 1926, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। यानी भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना सन 1950, 25 जनवरी 1950, और इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन के समय शासक कौन था? कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। अपना क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक का नाम है अक्का अक। अक्का अक। अ से बन जाएगा अजात शत्रु, का से बन जाएगा काला शोक, अ से बन जाएगा अशोक, और क से बन जाएगा कनिक्स। तो अक्का अक पहली है अज्ञात शत्रु, दूसरी है काला शोक के समय, तीसरी है अशोक के समय, और चौथी है कनिक्स के समय। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन उस समय कुषाण वंश का शासक कनिक्स था, जिसके समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करें। यदि आपको लग रहा है कि वाकई में क्लास के अंदर मेहनत की गई है तो उन मां भारती के लाडलों तक इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहे। कादंबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? कादंबरी ग्रंथ के वत्स भट्ट, विशाखदत्त, बाण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। कादंबरी ग्रंथ के लेखक है बाण भट्ट। और आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है, विशाखदत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बेलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश के भारत में 3 प्रमुख शासक हुए। मैं बात करूं इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक है। लोदी वंश के अंतिम शासक है। पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम वंश यदि आपको पूछे तो इब्राहिम लोदी है। सिकंदर की मैं बात करूं, सिकंदर से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आगरा शहर किसने बचाया? तो आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने और लोदी वंश की स्थापना की बेलोल लोदी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सल्तनत काल के समय कुल 5 शासक हुए, जिसमें से सबसे अंतिम शासक था लोदी वंश और लोदी वंश का शासक बेलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक के द्वारा लागू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, यह है आपके सामने जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली शासक लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट समझौता सन 1930, सन 1931, सन 1932, सन 1942। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? यदि मैं बात करूं सन 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी से रिलेटिव ये घटनाएं हैं सारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 के अंदर चला। सन 1931 की मैं बात करूं तो गांधी इरविन समझौता, सन 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता सन 1931 के अंदर हुआ। सन 1942 की बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 को। पूना पैक्ट की मैं बात करूं तो पूना पैक्ट सन 1932 के अंदर महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यरवदा जेल के अंदर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ। सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट है। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 31 में गांधी इरविन समझौता, 32 में पूना पैक्ट और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश की लगती है? भारत के पड़ोसी देशों के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करूं तो सबसे कम, यदि पूछे सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? आर्मी के अंदर दर्रों से संबंधित, चोटियों से संबंधित, पर्वतों से संबंधित, घास मैदानों से संबंधित, मरुस्थलों से संबंधित, महाद्वीपों से संबंधित, ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। तो दर्रों से संबंधित आप आर्मी के कई पेपर उठा के देखोगे, प्रत्येक 10 में से 7 पेपरों के अंदर दर्रे से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 7 से 8 स्टार लगाओ तो भी इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। मैं बात करूं चिपकिला दर्रा, तो चिपकिला जो दर्रा है, रोहतांग दर्रे की बात करूं तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाथुला दर्रे की, ये आर्मी के पेपर में कई बार क्वेश्चन आया सीधा, नाथुला दर्रा किसमें है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रा है उसका नाम है बोमडिला दर्रा। और आप कमेंट करके मुझे बताओगे
कि चिपकला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपको कमेंट करके बताना है। चिपकला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला, सिक्किम में नाथुला, रोहतांग जहां से अटल सुरंग गुजरती है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध। यदि आपको लंबाई पूछे तो 4801 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध। और यह किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। यह भी बता देता हूं, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये मक्खी आ जाती है लाइव, तो ये महानदी पर स्थित है, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के समय ये एक प्रकार का चक्रवात उड़ता है जिसके कारण सर्दियों में बारिश होती है, जिसको अमूमन भाषा के अंदर मावठ कहा जाता है। ये रबी की फसलों के लिए एक प्रकार की सुनहरी बूंद है, इनको सुनहरी गेहूं उत्पादन के लिए बहुत सहायक है। रबी की फसल के लिए ये रामबाण है। जिस प्रकार आपके एग्जाम के लिए क्लास रामबाण है, उस प्रकार रबी की फसल के लिए मावठ रामबाण है। तो ये मावठ पश्चिमी विक्षोभ जो उठता है जिसके कारण मावठ होती है, इसकी उत्पत्ति किस सागर से होती है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं जिसके कारण मावठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा छोड़े गए आदित्य L1 का संबंध किससे है? करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन है। आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य से, शुक्र से, चंद्रमा से, मंगल से। तो मंगल और मंगलयान छोड़ा गया, चंद्रमान से 3 छोड़े गए, चंद्रयान 3 हाल ही में छोड़ा गया, शुक्रयान भी छोड़ा गया। आदित्य L1 की मैं बात करूं तो आदित्य L1 का संबंध सूर्य से है, जो सूर्य की विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी प्रक्षेपित करेगा। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम है आदित्य L1, और जो सूर्य के उपग्रह छोड़ा गया, यानी इसका संबंध सूर्य से है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अगला भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। नई संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? हाल ही में जो नई संसद भवन बनी है जिसके वास्तुकार का नाम क्या है? राम सुथार, अरुण योगीराज, विमल शाह पटेल या राहुल गांधी? हाल ही में नई संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो नई संसद भवन के वास्तुकार है विमल शाह। विमल शाह। राम सुथार की मैं बात करूं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल को समर्पित है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसके वास्तुकार है राम सुथार। अरुण योगीराज की मैं बात करूं तो रामलला की मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज, और नई संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VPL 2023 के उपविजेता कौन सी टीम रही? WPL। WPL का मतलब है वुमेन प्रीमियम लीग, वुमेन प्रीमियम लीग, जिसका आयोजन प्रथम बार 2023 में किया गया, पहली बार। जिस प्रकार IPL लगातार आप सभी देख रहे हो, IPL की तर्ज पर WPL का भी आयोजन 2023 में प्रथम बार किया गया, जिसका आयोजन फर्स्ट बार 2023 में किया गया और सेकंड बार अब 2024 में किया जाएगा, और फर्स्ट बार भारत के अंदर किया गया, जिसके अंदर 5 टीमों ने भाग लिया। अपना क्वेश्चन है उपविजेता कौन सी रही? उपविजेता का अर्थ होता है दूसरी रैंक किसकी लगी, फाइनल के अंदर कौन सी टीम हारी, वो उपविजेता कहलाती है। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, गुजरात गेंट्स। मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस इस WPL की विजेता रही और उपविजेता दिल्ली कैपिटल रही। उपविजेता जो रही वो दिल्ली कैपिटल रही। नेक्स्ट आपके सामने यही बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, 9 फरवरी 2024 चाहे 4 बजे से आर्मी भर्ती का ऑफलाइन लिखित बैच प्रारंभ होने जा रहा है।
आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, इस मां भारती की सेवा में जाने का सपना साकार करें। तो ये थे अपने सामने जीके के 15 क्वेश्चन। अब अपन आगे चलेंगे इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए साइंस के 15 क्वेश्चन। आपके आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो 15 क्वेश्चन जीके के डिस्कस किए। अब अपन बात करते हैं साइंस के 15 क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने, न्यूटन ने, फेराडे ने, ओम ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ओम की मैं बात करूं तो ओम ने प्रतिरोधकता का नियम दिया। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध का खोजकर्ता कौन है? तो प्रतिरोध की खोजकर्ता ओम है, और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम है। प्रतिरोध ओम। न्यूटन का नियम बल, न्यूटन ने बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, यदि पूछे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन फेराडे ने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? पेप्टोग्लाइकेन, काइटिन, सेलुलोज, सिलिका। पेप्टोग्लाइकेन की मैं बात करूं तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और यदि मैं पूछूं कवकों की, कवकों की कोशिका भित्ति यदि आपको पूछे तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेंटिंग वो बेस्ट ने, बेंटिंग वो स्टर्लिंग ने, स्टर्लिंग ने, या इनमें से कोई नहीं? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। यदि मैं बात करूं बेंटिंग और स्टर्लिंग की, तो इन्होंने हार्मोन की खोज की। हार्मोन की खोज, ऑल ओवर हार्मोन का यदि पूरा श्रेय दिया जाता है तो बेंटिंग वो स्टर्लिन को दिया जाता है। जबकि आपको यदि प्रॉपर पर्सनल इंसुलिन हार्मोन का यदि पूछा जाता है तो इंसुलिन हार्मोन की खोजकर्ता बेंटिंग वो बेस्ट है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके आप बताओगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? यानी अलग अलग वर्ग के जीव अलग अलग उत्सर्जन में अलग अलग पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। अपना क्वेश्चन है अमोनिया के रूप में कौन उत्सर्जित करता है? पक्षी, मछली, गाय, मनुष्य। यदि मैं बात करूं गाय और मनुष्य दोनों स्तनधारी वर्ग के अंदर आते हैं, और स्तनधारी वर्ग उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जित करता है। और मैं बात करूं पक्षियों की, तो पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में, पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में अपना पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। स्तनधारी वर्ग यूरिया के रूप में करते हैं। जबकि मछलियां, जितने भी जलीय जीव है, मछली अपने उत्सर्जन पदार्थ को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन का कौन सा घटक है? यानी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण प्राप्त होती है? जिससे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, वही सुरक्षा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की भी मैं बात करूं तो वसा से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के माध्यम से शरीर में क्षतिपूर्ति तथा शरीर का निर्माण होता है प्रोटीन के माध्यम से। और विटामिन के माध्यम से रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिसके कारण शरीर की सुरक्षा मिलती है। तो सुरक्षा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडल ने आनुवंशिकी की प्रयोग किस पर किए? बहुत इजी सरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलती करके आ जाते हैं। मेडल ने जो आनुवंशिकता का, यानी आनुवंशिकता का जनक पूछे तो मेडल है, यानी आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया वो मेडल ने किया था। मेडल ने किस पौधे के ऊपर प्रयोग करके ये पूरा प्रयोग आज अपने सामने अपन सारे विद्यार्थी वर्ग पढ़ते हैं, तो किसके ऊपर किया? मटर, मक्का, चावल, गेहूं।
तो मेडल ने अपना आनुवांशिक प्रयोग मटर के पौधे के ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडोल टेस्ट। ये अलग अलग बीमारियों से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कोरोना के समय एक बहुत चर्चा में चलता था आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, उस प्रकार विडोल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। टीबी की बात करूं मैं, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कोलमेट-गुरिन। बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और विडोल टेस्ट का संबंध है जो टाइफाइड रोग से है, जिसको मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है, टाइफाइड रोग। और मलेरिया की बात करूं तो प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसकी खोज रोनाल्ड रोश ने की थी। और हैजे की बात करूं तो यह दूषित पानी के कारण फैलता है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इससे सरल कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, हद पार सरल है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सर्वप्रथम ये किसने बताया? अपन को तो किरण आती हुई सफेद सी प्रतीत होती है, लेकिन जब प्रिज्म के माध्यम से सूर्य की किरण गुजरती है तो 7 रंगों के अंदर बिखर जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है। लेकिन सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे? सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। सर्वप्रथम न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा देखने की अधिकतम प्रास कितनी है? 25 सेंटीमीटर, अनंत, शून्य, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ी सी आराम से पढ़ना होगा। यदि पूछता मानव द्वारा देखने के लिए न्यूनतम प्रयास कितना है, यदि न्यूनतम प्रयास पूछता तब तो होता 25 सेंटीमीटर। यानी नजदीक से नजदीक किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम कितनी देख सकता है? तो अनंत। अधिकतम देखने की जो दृश्य प्रास होता है वो अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर जो विद्युत है वो प्रवाहित होती है। रबड़, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी। तो किसके अंदर विद्युत और ताप दोनों चलते हैं? तो आपको पता है लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। और किसके अंदर होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेफाइट से रिलेटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है और भर भर के पूछा गया है कि एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। सारे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ग्रेफाइट होगा। कहां बैठिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, आइंस्टीन ने। गति के समीकरण किसने दिए थे? आइंस्टीन की मैं बात करूं तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आर्किमिडीज की मैं बात करूं तो उत्प्लावना बल, उत्प्लावना बल का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, उत्प्लावना बल का सिद्धांत। और न्यूटन की मैं बात करूं तो गति के नियम दिए थे। गति के 3 नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का, दूसरा स्वयं संरक्षण का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन के द्वारा दिए गए। लेकिन गति के समीकरण यदि आपको पूछे तो वो गैलीलियो ने दिए। किसने दिए? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान कितना होता है? चुंबक के सेंटर पॉइंट के अंदर चुंबकत्व का गुण यानी आकर्षण का गुण कितना होता है? सर्वाधिक, ध्रुवों के बराबर, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक के ऊपर ऊपरी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुवों के अंदर जहां पर जो चुंबकत्व का गुण होता है वो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पे, जबकि बीच में बिल्कुल नगण्य होता है यानी शून्य होता है। तो ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवों के ऊपर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जबकि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का गुण शून्य होता है, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? एक ऐसी मैं शॉर्ट आपके सामने क्लास भी लाऊंगा, अदिश और सदिश राशियां कौन कौन सी है, ट्रिक के माध्यम से जल्दी आप इस YouTube चैनल पर अपलोड करवा दूंगा।
अब तो अपने सामने क्वेश्चन आया है, प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? अदिश सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। अदिश वो होता है जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, सदिश वो होता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो विस्थापन इसमें पूछा है। प्रतिरोध, प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? तो प्रतिरोध अदिश राशि है, प्रतिरोध अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को पकाने में सहायक गैस कौन सी है? नियोन, एथिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, जिसको कहते हैं हंसाने वाली गैस। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद आदमी हंसता रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन की बात करूं तो जीव जंतुओं द्वारा श्वसन में ली जाने वाली गैस, पेड़ पौधों द्वारा श्वसन में ली जाने वाली गैस, आग को जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन। नियोन की बात करूं तो नियोन की यदि मैं बात करूं तो चमकीले जो बल्ब होते हैं जिसके कारण जिसके अंदर नाइट्रोजन तत्व चमकना शुरू कर देता है, वो नियोन गैस कहलाती है। और फलों को पकाने में गैस यदि आपको पूछे तो वो एथिलीन गैस है। एथिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक है। अब अगला क्वेश्चन अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं आपको कल जो मैंने आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करने को बोला था उसका डिस्कस करूंगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा देता हूं उस प्रकार दूंगा जिसका आपको जवाब लाइव चैट के अंदर न देकर मेन कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब अपनी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बहुत शानदार है। लोहे का, पारे का, सीसा का, एल्यूमिनियम का। लोहे के अयस्क की मैं बात करूं तो हेमेटाइट, हेमेटाइट वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट वो मैग्नेटाइट दो लोहे के अयस्क है। पारे का बड़ा फेमस अयस्क है सिन्नेबार, सिन्नेबार और मकरध्वज, सिन्नेबार और मकरध्वज पारे के अयस्क है। शीशे के अयस्क की बात करूं तो गैलना, गैलना शीशे का अयस्क है। और बॉक्साइड बहुत इजी क्वेश्चन है और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपने कल का क्वेश्चन जिसका जवाब मैंने आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देने को बोला। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को, 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 को। और आज का सवाल जिसका जवाब आपको लाइव चैट में न देकर मेन कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं क्लास पूरी होने के बाद सारों का कमेंट पढ़ूंगा कौन सा बच्चा पूरी लगन के साथ पूरी क्लास को देख रहा है, क्योंकि ये क्लास बड़ी मेहनत से बनेगी। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, पूरे एनालिसिस को सुनना है, हर एक प्रश्न देने का आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और तब मुझे आभास होगा कि जो बंदा, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो मां भारती का लाल, जो भावी फौजी इस क्वेश्चन का जो जवाब मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देगा, उससे मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि उस बंदे ने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पूरी क्लास और पूरे सेशन को अटेंड किया है और अपने जीवन, अपने सपने को साकार करने के लिए एक एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? यह आपको लाइव चैट के अंदर नहीं, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। यदि आपको क्लास शानदार लगे तो लाइक करना, और यदि आपको लगे इस क्लास में मेहनत की गई है तो एक शानदार बढ़िया कमेंट मेरे और मेरी टीम के लिए कर देना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।